हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके पास, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज के हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए आज इसे भी समझ लेते हैं। ये चैप्टर पूरा थ्योरी बेस है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग भी फील हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में आपको सिखाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग समझ लेते हैं। The set rules which defines the way how accounts should be prepared are known as accounting principle। एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें बताता है कि अकाउंटिंग किस तरीके से बनाए जाते हैं। इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम GAAP के नाम से भी जानते हैं, जिनका मीनिंग है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फीचर्स यानी कि विशेषता भी समझ लेते हैं। यह एक तरह के सेट ऑफ रूल्स है जो कि सभी जगह यूनिफॉर्म होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, और यह सभी फर्म या कंपनी में समानता यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए जाते हैं। यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैनमेड होते हैं, यानी इन्हें लैब में टेस्ट करके नहीं बनाया जाता, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, दीज आर नॉट स्टैटिक एंड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी ये स्थिर नहीं रहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से ये भी लंबे टाइम के बाद चेंज हो सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिनको हम एजम्पशन भी कहते हैं, और जबकि दूसरी कैटेगरी का नाम है खुद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये दोनों कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इन्हें मिस करने की मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिन्हें हम एजम्पशन भी कहते हैं, इनके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जबकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम 9 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड्स, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म जिसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के ये 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में ये थॉट कभी नहीं होता है कि वह अपना बिज़नेस कुछ दिनों के लिए स्टार्ट करेगा या फिर कुछ मंथ के लिए स्टार्ट करेगा, बल्कि वह हमेशा अपने माइंड में एक गोल लेकर चलता है कि मैं जो बिज़नेस करने वाला हूँ मैं उसको सालों साल तक यानी लंबे टाइम तक करूँगा। यही चीज़ें गोइंग कंसर्न के अंडर आती हैं। जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन करने के इंटेंशन से बिजनेस स्टार्ट करता है, वह हमेशा अपने पॉजिटिव माइंड से यही सोचता है कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में चलता ही जाएगा। कोई भी बिजनेसमैन ये कभी नहीं चाहेगा कि वह अपना बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक काम करने के बाद उसको क्लोज़ कर दे। बिजनेस या कंपनी काफ़ी सालों तक चलती रहती है, इसी लॉन्ग टर्म के बेसिस पर बिजनेसमैन को बैंक से लोन भी ईजिली मिल जाता है। लेकिन इसके लिए तो मार्केट में टिके रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए बिज़नेस चलाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इंटरेस्ट ना दिखाएं और छोड़कर जा भी सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। कोई भी बिजनेसमैन या ओनर अगर एक बार अपने बिजनेस के अंदर किसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेता है तो आने वाले कई सालों तक उसे उसी को फॉलो करना होता है। यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। यहाँ पर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड को फॉलो करती है जिसका नाम है SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कंपनी अपने आने वाले कई सालों तक इसी मेथड को फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ, बिना चेंज किए हुए, जब तक कि कोई बड़ा रीज़न ना मिले इस मेथड को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कंपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती। अगर कंपनी ऐसा करती है तो इसके डिमेरिट्स यानी कि नुकसान भी हम एक तरीके से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यह एक कंपनी है, इसका नाम है ABC लिमिटेड। ये कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए SLM मेथड का यूज़ करती है, जबकि दूसरी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड है। यह कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करती है। ऐसे में हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सामने वाली कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने अलग अलग मेथड को यूज़ किया हुआ है। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे हम कंपेरेबिलिटी की फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा कंपटीटर हमसे ज़्यादा अच्छा है या फिर ख़राब है। सेम प्रॉब्लम हमें अपनी प्रीवियस ईयर की अकाउंट के साथ कंपेयर करने में भी फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए हमने 2012 में लीफो मेथड को अप्लाई किया।
जबकि उसके नेक्स्ट ईयर 2013 में हमने फीफो मेथड को यूज़ किया। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसी सिचुएशन में हम अपने प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते कि किस साल हमने अपने स्टॉक को एफिशिएंटली यूज़ किया, क्योंकि हमने दोनों सालों में अलग अलग मेथड को अप्लाई किया। अभी तक की वीडियो में हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें एक है गोइंग कंसर्न एंड सेकंड है कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब अपने थर्ड टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग की दुनिया में बेसिकली अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके होते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग और क्रेडिट बेसिस अकाउंटिंग। मान लेते हैं हमने कोई गुड्स परचेज़ किया है, यह मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, कार कोई भी हो सकती है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने कैश में परचेज़ या सेल की है वे कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंडर आएंगी। और जबकि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हमने उधार में सेल या परचेज़ की है वे सभी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस अकाउंटिंग के अंडर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर के पास कैश अवेलेबल नहीं होता है पेमेंट करने के लिए, इसलिए हम उसे उधार में माल सेल या परचेज़ करते हैं। जबकि एक्रूअल कंसेप्ट के अंडर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन क्रिएट या फिर अकर होती है हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कर देते हैं। इट डजेंट मैटर पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं, पेमेंट में भी नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर रिसीव हो सकती है। एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से ही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम ये सभी टर्म एग्जिस्टेंस में आई है। की डेफिनेशन प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जनरल एंट्री हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा स्पेशल एंट्री। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे भी समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमने अपने ऑफिस स्टाफ की 1 लाख की सैलरी पे की और ईयर के एंड में अभी भी 15,000 की सैलरी पेंडिंग है, जो कि अभी तक पे नहीं की गई है। इसकी पेमेंट हम कैश में की है, तो हम इसकी एंट्री इस प्रकार करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख से। जबकि दूसरे पार्ट की भी हम एंट्री करेंगे, भले ही हमने अभी तक पेमेंट की है या फिर नहीं की, मे बी इसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, लेकिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री आज ही करेंगे। इसके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे, तो जनरल एंट्री में हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1 लाख से। सैलरी अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, सो हमने इसको डेबिट किया, जबकि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। बुक्स में एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा है, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही सभी चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। आज हम क्लास 11th का चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज के लर्निंग कॉन्सेप्ट में हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हम सीखेंगे मनी मेजरमेंट किसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट में सीखेंगे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, और फोर्थ पॉइंट में सीखेंगे फुल डिस्क्लोज़र के बारे में। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके 3 नाम हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से किसी भी एक नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन को 2 अलग अलग सेपरेट एंटिटी माना गया है, इसलिए जब भी ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से ही बिजनेसमैन के द्वारा लगाया हुआ पैसा बिजनेस या फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करता है, और इसी वजह से फर्म या फिर बिजनेसमैन को अपना क्रेडिटर मानती है, क्योंकि बिजनेसमैन के द्वारा लगाया हुआ पैसा फर्म या बिजनेस लोन की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है, यानी लायबिलिटी एज्यूम करती है। यहाँ तक कि बिजनेसमैन ओनर होने के बाद भी इसके द्वारा निकाला गया पैसा ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करती हैं, और एक अकाउंटेंट हमेशा
सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बिजनेस या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, न कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो शायद बिजनेस का ओनर अपनी मर्जी से पैसे को निकाल कर मिसयूज़ कर सकता है और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पैसे को वेस्ट भी कर सकता है। बट इस प्रिंसिपल की वजह से ही सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री बिना पार्शियलिटी के सही तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। बिजनेसमैन कितना भी पैसा निकाल ले, उसके एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है यहाँ पे बुक्स में। आते हैं अपने सेकंड प्रिंसिपल पर, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। हम अपने बिजनेस के अंदर इन सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे जिनको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है, जिनकी अपनी एक मनी वैल्यू होगी। कुछ ट्रांजैक्शन या लॉस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना ईजी नहीं होगा या फिर उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में हम उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे अपनी अकाउंट्स में। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनको मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। आपके बिजनेस के अंदर कोई भी एम्प्लॉई या स्टाफ काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो ऐसे में हम इसकी इंटेलिजेंसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इसको हम मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। या फिर किसी बिजनेस के सभी एम्प्लॉयज़ टाइम के बड़े पंचुअल हैं, टाइम पर आते हैं और टाइम पर ऑफिस का काम करते हैं, इसके बावजूद भी हम इस क्वालिटी को अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, बिकॉज इसको मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई बिजनेसमैन कहता है मेरे एम्प्लॉय मेरे लिए असेट्स हैं क्योंकि वे दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं, ऐसे में कोई भी एम्प्लॉय कितना ही मेहनती क्यों ना हो, उसकी इस क्वालिटी को भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जबकि हम अपने बिजनेस के लिए कोई स्कूटर, कार या कोई भी असेट्स परचेज़ करते हैं, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में वाईफाई कनेक्शन भी लगवाते हैं, इन सभी की ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाएगी, बिकॉज इन सभी एक्सपेंस और ट्रांजैक्शन को मनी की वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी की अपनी एक कीमत होती है जो कि हमने इनको परचेज़ करते टाइम पे की होगी। जबकि किसी भी एम्प्लॉय का हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी हम इसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पंक्चुअलिटी, लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी, इन सभी चीज़ों को भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बावजूद इसके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए, कि तभी हम एक टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आगे के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें आगे ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ में लाना होगा। इसी तरह हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बिजनेस की एंटायर लाइफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इनमें हर एक पार्ट्स में 12 मंथ होते हैं। इनमें हर एक पार्ट का 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है फाइनेंशियल ईयर, जबकि दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जबकि 31 को एंड हो जाता है, और हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाता है। हम अपने बिजनेस को इन दोनों ईयर में से किसी भी ईयर के अंडर रन कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम फाइनेंशियल ईयर एज्यूम करते हैं, और जबकि आपका क्वेश्चन अगर क्लियरली मेंशन करता है कि अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, यानी कि क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी हमने एंट्रीज़, अकाउंट्स, लेजर, पोस्टिंग की है, इन सभी को हम अपने फाइनल अकाउंट्स में ले जाकर क्लोज़ करते हैं। इन्हीं को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। फाइनेंशियल पोजीशन को ही हम बैलेंस शीट बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट ही हमारी बिजनेस की फाइनेंशियली पोजीशन को प्रेजेंट करती है। आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर का मीनिंग यहाँ पर शो करना होता है, यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस या बिजनेसमैन के लिए रेलेवेंट है या फिर इम्पोर्टेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर करेंगे।
जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सभी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसे में हमारा अकाउंट्स और भी ज़्यादा ट्रू एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, रियल एंड रिलायबल लगता है। और इन सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आउटसाइड जो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में उन सभी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने बिजनेसमैन या फिर अपने आउटसाइड पार्टी से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छुपाएं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रिमेनिंग टॉपिक्स। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब तक की वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न और लास्ट में कंसिस्टेंसी। ये सभी टॉपिक हम पिछले कुछ वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज़ से इन वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक कवर किए थे। इनको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग 5 टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट 3 करेंगे। इसमें सबसे पहले सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म जिसे हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे मैचिंग प्रिंसिपल और फिर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और लास्ट में होगा हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें भी हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, जिससे कि आपको बोरिंग फील ना हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, जो कि फुल डिस्क्लोजर का एग्जम्पशन है। यानी कि जो बातें फुल डिस्क्लोजर कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट चलता है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाएंगे। लेकिन मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन या फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल है, हम सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। इसके बाद भी हमारी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, उसके बाद भी हमें और बुक चाहिए होंगी। इसलिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा वाइड ना हो, तो इस वजह से हम सिर्फ इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑफिस में कोई पेन या फिर कैलकुलेटर गुम हो जाता है, यानी चोरी हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इन एक्सेसरीज़ के खो जाने पर भी हम इनकी एंट्री नहीं करते, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी हम इन्हें इग्नोर करते हैं। अपनी बुक्स में भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। एक बिजनेस के अंदर फ्यूचर में होने वाले सभी एक्सपेक्टेड लॉस के लिए हम पहले से ही प्रोविजंस बना कर रखते हैं और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को हम इग्नोर करते हैं। यानी कि प्रॉफिट होने से पहले हम इनकी खुशी नहीं मनाते हैं। प्रॉफिट जब होंगे तब हम उनकी खुशी भी मनाएंगे और उन प्रॉफिट को कैसे यूज़ करना है या फिर टाइम पड़ने पर रिजर्व भी बनाएंगे। प्रोविज़न्स के बारे में हम डिटेल में अलग से एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल प्रोविज़न का मतलब आपको यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी एक्सपेक्टेड लॉसेज जो कि फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम पहले से ही कुछ तैयारी या फिर योजना बनाकर रखते हैं, जिससे कि जब वह एक्सपेक्टेड लॉस या फिर इंसिडेंट अराइज हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास पहले से ही बैकअप प्लान या फिर कैश अवेलेबल हो, जिससे कि हम उस सिचुएशन को बड़े ही आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट all anticipated losses should be recorded in the books while all the anticipated profits should be ignored। ये डायलॉग तो आपने मूवी के अंदर काफ़ी बार भी सुना होगा कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को दूर से ही भाप लेता है।
आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होने वाली इनकम को उसके एक्सपेंस के साथ मैच किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। हमने एक कार को सेल करके 7,000 रुपीज़ अर्न किए, जो कि हमारे लिए रिवेन्यू है, और इसी 7,000 को अर्न करने के लिए हमने 3,000 का एक्सपेंस किया। तो हम इसी एक्सपेंस को इसी इनकम में से एडजस्ट करेंगे। तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पर हमने 4,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने एक ट्रांजैक्शन की इनकम को उसी के एक्सपेंस के साथ एडजस्ट किया हो। एक और एग्जांपल के साथ इसे समझेंगे। मान लेते हैं यह एक अकाउंटिंग पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 से और एंड होता है 31 मार्च को, और ईयर के एंड तक हमारे पास 5 लाख की इनकम हुई, और इस 5 लाख की इनकम को जनरेट करने के लिए 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया। अब जो मैं डेफिनेशन बोलने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से समझना है आपको। जब एक अकाउंटिंग पीरियड की इनकम को उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस के साथ एडजस्ट किया जाता है या फिर कंपेयर किया जाता है तो उसे मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। एक्सपेंस किसी और ईयर का और इनकम किसी और ईयर की ऐसे एडजस्ट नहीं किया जाता। यही डेफिनेशन आपकी बुक्स भी कहती है। अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन का बिजनेस के अंदर डबल इफेक्ट होता है, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन 2 जगह इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि हमने किसी कंपनी से एक गिटार परचेज़ किया तो यह ट्रांजैक्शन हमारे लिए परचेज़ होगी, जबकि सामने वाली कंपनी के लिए है सेल होगी। मान लेते हैं हमने अपने बिजनेस के लिए साइकिल या स्कूटर खरीदते हैं, इनके लिए हमने कैश में पेमेंट की, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होंगे, जबकि सामने वाली कंपनी इन्हीं चीज़ों को अपनी इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। ये सभी चीज़ हमारे लिए एक्सपेंस है तो हमने इनको डेबिट किया, और सामने वालों के लिए इनकम है तो वे इसे क्रेडिट करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। हमने पेमेंट की है इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो हमारे बिजनेस में कैश का आउटफ्लो होगा, जबकि यही कैश दूसरे को रिसीव हो रहा है तो वहाँ पर कैश का इनफ्लो होगा। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसे थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज़ की, जिससे हमारा स्टॉक इंक्रीज़ होता है, और क्योंकि ये हमने कैश में परचेज़ की है जिससे हमने कैश पेमेंट की है, तो दूसरी तरफ हमारा कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने असेट्स को परचेज़ करते हैं तो बैलेंस शीट में असेट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, और अगर हमने इनको क्रेडिट में परचेज़ किया है तो दूसरी तरफ क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है। किसी डेटर से अगर हमारी कोई पेमेंट रिसीव होती है तो ऐसे में हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे डेटर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। ये सभी डबल एंट्री सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, जिसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन के 2 फेस होते हैं, यानी कि 2 जगह भी इफेक्ट डालती है। आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। मान लेते हैं हमने अपने बिजनेस के लिए कुछ मशीनरी, कार या फिर लैपटॉप जैसी कुछ असेट्स परचेज़ की, तो जिस प्राइस पर हमने इनको परचेज़ किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इनको सेम अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। अब कुछ साल के बाद मार्केट एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से इनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी पास्ट वाली वैल्यू को रिकॉर्ड करके चलेंगे जिस पर हमने पास्ट में इनको परचेज़ किया था। मार्केट में इनकी वैल्यू या प्राइस इंक्रीज़ होने पर भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जबकि इन असेट्स की बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम डेप्रीसिएशन ज़रूर चार्ज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने मार्केट से कोई एसी परचेज़ किया है, इसकी कीमत है 35,000। हमने इस पर कुछ और एक्सपेंसेस के जैसे कि लोडिंग, कैरिज या फिर इंस्टॉलेशन, किसी असेट्स को परचेज़ करने से लेकर उसको रेडी टू यूज़ या फिर इंस्टॉल करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, और इसी अमाउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके जो कि उस असेट से रिलेटेड है। बाद में मार्केट में भले ही उस एसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, हम फिर भी उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जिस कॉस्ट पर हमने इसे परचेज़ किया था। मार्केट में एनवायरनमेंट में काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होने की वजह से वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। ऐसे में अगर हम भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यूज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहेंगे तो ऐसे में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट रिलायबल नहीं बन पाएंगे, और बार बार इनकी वैल्यू चेंज करने से यह अकाउंट या फिर फिगर अनफेयर लगेंगे, जो कि इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय।